चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जानवर की बात कर रहे हैं जिसे सिर्फ एक कुत्ता कहना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर कॉली की। ये बस एक आम पालतू जानवर नहीं है, ये सदियों की सेलेक्टिव ब्रीडिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसी अल्टीमेट वर्किंग मशीन जहां एनाटॉमी और इंटेलिजेंस का बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1022 1022। पहली नजर में शायद ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा ना लगे, राइट? लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये बताया जाए कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की शब्दावली है। जी हाँ, चेजर नाम की एक बॉर्डर कॉली ने 1022 अलग-अलग शब्दों और खिलौनों के नाम पहचानकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये एक ऐसा जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस ब्रीड के दिमाग में चल क्या रहा है। इनका इंटेलेक्ट सच में नेक्स्ट लेवल पर है। आज का हमारा ये सफर काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। हम इस एक्सप्लेनर में 5 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, द अल्टीमेट वर्किंग डॉग। दूसरा, इस नस्ल की शुरुआत कहाँ से हुई। तीसरा, दिमाग बनाम सुंदरता की बड़ी डिबेट। चौथा, हेल्थ और जेनेटिक्स। और आखिर में उनके इस रिमार्केबल कैनाइन माइंड पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द अल्टीमेट वर्किंग डॉग, इंजीनियरिंग अ हर्डिंग मास्टरमाइंड। जब हम एक बॉर्डर कॉली को ओपन फील्ड में काम करते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर हीरो एक्शन में हो। इनके स्पेशलाइज्ड ट्रेट्स और मेंटली इतने शार्प होने की वजह से ही ये हर्डिंग यानी मवेशी चराने के मामले में एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड्स माने जाते हैं। और यहाँ आती है इनकी सबसे सिग्नेचर टेक्निक, जिसे कहते हैं द आई। ये कोई नॉर्मल देखना नहीं है, ये एक बेहद इंटेंस डायरेक्ट स्टेयर है। एक बॉर्डर कोली सिर्फ अपनी इस बिना पलक झपकाए तीक्ष्ण नज़र से ही भेड़ों के पूरे झुंड को डराकर कंट्रोल कर सकता है। ये बिल्कुल एक शिकारी की तरह सम्मोहित करने वाला तरीका है, पर इनका मकसद शिकार करना नहीं बल्कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। ये प्योर इंस्टिंक्ट है, उनके डीएनए में है। अगर फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये मीडियम साइज के कुत्ते हैं, वजन करीब 12 से 25 किलो के आसपास, और इनके पास एक सॉलिड डबल कोट होता है जो इन्हें खराब मौसम में भी सेफ रखता है। वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट सबसे कॉमन कलर है, पर ये ट्राई कलर, मरल और भी कई पैटर्न्स में मिलते हैं। यह एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। मवेशी चराने वाले कुछ ट्रेडिशनल हैंडलर्स में आज भी एक अंधविश्वास है। वे अक्सर पूरी तरह से सफेद रंग के कुत्तों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भेड़ें एक सफेद कुत्ते की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। क्रेजी, राइट? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, नस्ल की उत्पत्ति यानी ट्रेसिंग द लैंडरेस लीनिएज। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो इनकी जड़ें एंग्लो स्कॉटिश बॉर्डर्स में काफी गहराई से जुड़ी हैं। ये उन ट्रेडिशनल लैंडरेस कॉलियों के वंशज हैं जो एक जमाने में पूरे ब्रिटिश आइल्स में घूमते थे। ये टाइमलाइन हमें इनके कुछ सबसे महान पूर्वजों से मिलवाती है। यहाँ 1893 पर गौर कीजिए, जब ओल्ड हेम्प का जन्म हुआ। इस कुत्ते का काम करने का तरीका इतना शांत और पावरफुल था कि वही आज के बॉर्डर कॉली की पहचान बन गया। माना जाता है कि उसने लगभग 200 पप्स सायर किए। फिर हाइंडहॉप जेड का जन्म हुआ, जिसने इक्वेटर पार करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। 1915 में पहली बार ऑफिशियली बॉर्डर कॉली टर्म इस्तेमाल हुआ और 1963 में विस्टन कैप का जन्म हुआ, जिसकी वो आइकॉनिक हर्डिंग पोज आज भी इंटरनेशनल शीप डॉग सोसाइटी के बैज पर मौजूद है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दिमाग बनाम सुंदरता, द आइडियोलॉजिकल रजिस्ट्री स्प्लिट। इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो डॉग ब्रीडिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी डिबेट है। मुद्दा ये है कि क्या इन कुत्तों को सिर्फ उनके काम करने की क्षमता के लिए ब्रीड किया जाना चाहिए या उनकी लुक्स और खूबसूरती के लिए। 1995 का साल इस नस्ल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जब अमेरिकन केनल क्लब यानी AKC ने इन्हें ऑफिशियली एक शो डॉग के रूप में रिकॉग्नाइज किया, तो इसका काफी विरोध हुआ। अमेरिकन बॉर्डर कॉली एसोसिएशन जैसे वर्किंग डॉग एडवोकेट्स को ये डर था कि अगर पूरा फोकस सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर चला गया तो वो कमाल की हर्डिंग इंस्टिंक्ट और असाधारण इंटेलिजेंस कहीं खो जाएगी। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह सच में इन दो विचारधाराओं के बीच एक बहुत गहरा डिवीजन है। इन दो अलग अलग पैमानों को देखिए। बाईं ओर वर्किंग एबिलिटी का टेस्ट है,
जहां एक कुत्ता मीलों दूर से भेड़ों को शांति से इकट्ठा करता है और सीटी या आवाज के इशारों पर रिस्पॉन्ड करता है। वर्किंग हैंडलर्स के लिए कुत्ता कैसा दिखता है, चाहे उसके दांत टूटे हों या शरीर पर कोई निशान हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ कंफर्मेशन शोइंग है। यहाँ प्योरली लुक्स मैटर करते हैं, जैसे स्पेसिफिक बोन स्ट्रक्चर, कोट, डार्क ब्राउन आंखें और चेहरे पर एक कीन एक्सप्रेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात वर्किंग ट्रायल्स की आती है तो लेवल कितना एक्सट्रीम हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस इंटरनेशनल डबल फेच टेस्ट से लगा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। एक कुत्ते को 800 गज यानी करीब आधा मील दूर जाकर 10 भेड़ों को खोजना होता है, फिर उन्हें सेंटर में लाकर वापस एक अलग डायरेक्शन में 800 गज दूर जाना होता है 10 और भेड़ों के लिए। उसके बाद उन 20 भेड़ों के झुंड में से सिर्फ 5 कॉलर वाली भेड़ों को अलग करके एक बाड़े में डालना होता है। ये सब केवल एक हैंडलर की सीटी के इशारों और कुत्ते की अपनी सूझबूझ से होता है। ये स्टैमिना और दिमागी फोकस का एब्सोल्यूट पीक है। सेक्शन 4, हेल्थ और जेनेटिक्स, नस्ल की जैविक कमजोरियां। अब देखिए, चाहे ये कितने भी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट क्यों ना हो, है तो आखिर जीव ही। इनकी इस जबरदस्त क्षमता के साथ कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक रिस्क्स और बायोलॉजिकल कमजोरियां भी आती हैं। उम्र की बात करें तो यूके की रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि एक एवरेज बॉर्डर कॉली लगभग 12.1 से 13.1 साल तक जीता है। ये क्रॉस ब्रीड कुत्तों की एवरेज लाइफ से थोड़ा ज्यादा ही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन लंबी उम्र का मतलब हमेशा परफेक्ट हेल्थ नहीं होता। इनमें कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस काफी नोटेबल हैं, जैसे कोई आई अनोमली और उम्र बढ़ने के साथ होने वाला बहरापन। इसके अलावा एनसीएल और टीएनएस जैसी जेनेटिक बीमारियां भी हैं। पर अच्छी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जैसी जगहों पर हुई जेनेटिक रिसर्च की बदौलत अब इन बीमारियों के लिए डीएनए टेस्ट अवेलेबल हैं। एक और कंडीशन है बॉर्डर कॉली कोलैप्स, जो अत्यधिक व्यायाम से ट्रिगर होता है। और हाँ, MDR1 जीन म्यूटेशन की वजह से ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। सेक्शन 5, उल्लेखनीय कैनाइन दिमाग, जानवरों की बुद्धिमत्ता को फिर से परिभाषित करना। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे इनका अनोखा दिमाग किसी भी आम जानवर से बिल्कुल अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। इनका हाई ड्राइव और कुछ नया सीखने की भूख इन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए परफेक्ट बनाती है, जैसे जॉर्जिया टेक का फाइडो प्रोजेक्ट, जहां स्मार्ट कुत्तों को ऐसे वेस्ट पहनाए गए जिससे वे ऑडिबल इंग्लिश में इंसानों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। रिको और बेट्सी जैसे कुत्तों को ही ले लीजिए, जिन्होंने सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को आसानी से याद कर लिया। और बात सिर्फ साइंस की नहीं है, सिनेमा में भी इनका जलवा है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल मूवी में मेसी नाम के एक बॉर्डर कॉली की परफॉर्मेंस इतनी कमाल थी कि उसने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डॉग अवार्ड जीत लिया। क्या बात है। और अंततः हम वापस लौटते हैं चेजर पर। शुरू में हमने 1022 शब्दों की बात की थी ना। सबसे माइंड ब्लोइंग बात सिर्फ वोकैबुलरी नहीं थी। चेजर रीजन बाय एक्सक्लूजन कर सकती थी। यानी अगर उसके सामने बहुत सारे पुराने खिलौने रखे हों और एक बिल्कुल नया खिलौना हो और उसे एक ऐसा नाम पुकार कर लाने को कहा जाए जो उसने पहले कभी नहीं सुना, तो वो अपना लॉजिक लगाकर समझ जाती थी कि नया नाम उसी नए खिलौने का ही होगा। वो चीजों को उनकी कैटेगरीज में बांट सकती थी। ये वो मेंटल एबिलिटी है जो आमतौर पर सिर्फ छोटे बच्चों में देखी जाती है। तो इन सब के बाद ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर एक ऐसी ब्रीड जिसे सदियों से सिर्फ भेड़ चराने के लिए सिलेक्टिवली ब्रीड किया गया हो, वो आज 1000 से ज्यादा शब्द सीख सकती है, लॉजिक लगा सकती है और हमारी दुनिया को इतनी गहराई से समझ सकती है, तो आखिर एक जानवर के नेचुरल इंस्टिंक्ट और इंसानों जैसी इंटेलिजेंस के बीच की बाउंड्री है कहाँ? वो लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? सच में ये वाकई हैरान करने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस कमाल की जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।